डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्त टिप्पणी की। अवैध निर्माण समझौता करने वाली अपराध नहीं, अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया समर्थन। कथित रूप से गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्माताओं की दलील को स्वीकार किया कि कहानी काल्पनिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ बैंकों की कार्रवाई पर लगाई रोक। कहा, ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आधिकारिक नहीं। कपिल शर्मा शो पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। कहा, शो में संगीत का उपयोग बिना लाइसेंस के। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवैध निर्माण को सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कंपाउंडेबल उल्लंघन है। कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, सोचिए अगर हम इस देश में हर किसी को यह लाइसेंस देते हैं कि वह गैर कानूनी काम करेगा और कहेगा कि यह काम कंपाउंडेबल है तो क्या होगा। वे 30 साल तक कोर्ट में घसीटते रहेंगे, भगवान जाने क्या होगा। लोग पागल हैं, वे सड़कें भी बनाकर कब्जा कर लेंगे। मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि निर्माण कंपाउंडेबल प्रकृति का है और इसे नियमित किया जा सकता है। हालांकि सीजीआई ने कहा, पहले आप अवैध निर्माण करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यह कंपाउंडेबल है। कोर्ट ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों करे जो कानून को धोखा दे रहा है। मामले के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने घर के पास एक कमरे का निर्माण और छत का विस्तार किया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अवैध बताया। ट्रायल कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया था, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने पाया कि निर्माण आवश्यक अनुमति के बिना किए गए थे और यह अवैध और अनाधिकृत था। हाईकोर्ट ने निर्माण को 1 महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का समर्थन करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि यह सीरीज उनकी निजता और गरिमा का उल्लंघन करती है और उनके परिवार को सार्वजनिक अपमान और खतरे में डाल सकती है। कोर्ट ने निर्माताओं की दलील को स्वीकार किया और यह सीरीज एक काल्पनिक कृति है और विकास दुबे के जीवन पर आधारित नहीं है। निर्माताओं ने कहा, यह भी आश्वासन दिया कि प्रत्येक एपिसोड से पहले एक डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि सीरीज किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना पर आधारित नहीं है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट इस स्तर पर सीरीज की रिलीज पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि निर्माता अपनी बात पर कायम है कि यह सीरीज विकास दुबे के जीवन से जुड़ी नहीं है। कोर्ट ने निर्माताओं को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें वे बताएंगे कि वे डिस्क्लेमर के संबंध में अपनी बात पर कायम रहेंगे।
विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि सीरीज में उनके पति के जीवन को गलत तरीके से दिखाया गया और इसमें उनकी निजता और गरिमा का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि सीरीज की रिलीज से उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा और गरिमा को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है। तब तक निर्माताओं को अपने हलफनामे के अनुसार डिस्क्लेमर दिखाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रचार सामग्री में विकास दुबे का नाम नहीं लिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण संकट से निपटने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान नहीं कर सकती तो कम से कम वायु शुद्धिकरण उपकरणों पर जीएसटी कम कर सकती है, जो वर्तमान में 18% है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें वायु शुद्धिकरण उपकरणों को मेडिकल डिवाइस के रूप में वर्गीकृत करने और उनके जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, यह आपके द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम कार्य है। हर नागरिक को ताज़ी हवा की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जीएसटी कम करें। 15 दिनों के लिए अस्थायी आधार पर छूट दें। इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति के रूप में मानें। याचिका में तर्क दिया गया कि वायु प्रदूषण के कारण वायु शुद्धिकरण उपकरण एक आवश्यक उपकरण बन गया है और इसे विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता। इसमें कहा गया कि वायु शुद्धिकरण उपकरणों पर 18% जीएसटी लगाना मनमाना और असंगत है, खासकर जब अन्य चिकित्सा उपकरणों पर केवल 5% जीएसटी लगाया जाता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता कपिल मदन ने तर्क दिया कि वायु शुद्धिकरण उपकरण चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में आता है, क्योंकि वे सुरक्षित श्वसन को सक्षम करके और जानलेवा जोखिमों को कम करके एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण कार्य करते हैं। कोर्ट ने कहा, आप यह कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इस शहर के हर नागरिक को साफ हवा चाहिए और आप यह वह भी नहीं दे पाए। कम से कम लोग एयर प्यूरिफायर खरीद सकें, इसके लिए तो कुछ करें। हाईकोर्ट ने कहा, आपको इस पर जवाब देने के लिए 15 दिन क्यों चाहिए? सरकार वेकेशन बेंच में भी जवाब दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार जल्द बताए कि वह क्या प्रस्ताव दे रही है। इस एयर इमरजेंसी के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अस्थायी उपाय के तौर पर छूट क्यों दे नहीं सकती? सरकार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को क्यों नहीं बुलाती? जीएसटी काउंसिल कब बैठने वाली है, यह बताया जाएगा। इसकी जानकारी दी जाए कि क्या जीएसटी काउंसिल के सामने यह प्रस्ताव जा सकता है। केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि यह प्रक्रिया चल रही है और समय सीमा के भीतर निर्णय कर लिया जाएगा। जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को तय कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईपीएल 2012 के आयात किए गए ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस पर कस्टम ड्यूटी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी द्वारा जानबूझकर गलत घोषणा की गई थी, जिसके कारण ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी ने आईपीएल 2012 की कवरेज के लिए ब्रॉडकास्ट उपकरण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया था। कंपनी ने दिसंबर 2012 से मार्च 2023 के बीच बड़ी मात्रा में ब्रॉडकास्टिंग उपकरण फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन के माध्यम से भारत में आयात किए और इनके उद्देश्य को डेमो घोषित किया। कस्टम विभाग ने अपनी कंपनी पर आरोप लगाया कि उपकरणों का वास्तविक उद्देश्य व्यावसायिक है, ना कि डेमो। इसके बाद कंपनी सेटलमेंट कमीशन के पास पहुंची, जिसने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए जानबूझकर गलत घोषणा की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आयात अस्थायी था और उपकरण भारत में ना तो बेचे गए और ना ही निस्तारित किए गए। इसलिए यदि घोषणा सही होती तो ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ मिल सकता था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी ने गलत घोषणा कर लाभ हासिल करने का प्रयास किया, जिसके कारण कस्टम ड्यूटी को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को घटाकर 50 लाख कर दिया और यह भी स्पष्ट किया कि निदेशकों पर लगाए गए व्यक्तिगत जुर्माने को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि लाभ कंपनी ने चाहा था, निदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से नहीं। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कोर्ट आयात और निर्यात के मामलों में सही घोषणा और नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दे रही है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मोहम्मद अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को वापस लेने की मांग की गई थी। मोहम्मद अखलाक की हत्या 2015 में गौ हत्या और बीफ उपभोग के संदेह में की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं और गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। अदालत ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया है कि पुलिस के सामने दर्ज गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने कहा, हत्या जैसे गंभीर अपराध समाज के खिलाफ अपराध हैं और इसी कारण से राज्य ऐसे मामलों में मुकदमा चलाता है ताकि समाज में कानून का डर बना रहे। अदालत ने यह भी नोट किया कि पीड़िता की बेटी को पहले गवाह के रूप में पेश किया गया था और उनकी गवाही 54 पृष्ठों की थी, जिनमें से 49 पृष्ठों में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए बयान शामिल थे। राज्य ने तर्क दिया था कि आरोपियों ने कोई एग्रोयात्र या तेजधार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था और उनके पीड़ितों के साथ कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। हालांकि अदालत ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष ने खुद कहा कि आरोपियों के पास से लाठियां, रॉड और ईंटें बरामद हुई। मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को हत्या और दंगा करने के आरोप में आरोपित किया गया था, लेकिन मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अदालत ने राज्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला 2015 से लंबित है और आरोप 2021 में तय किए गए हैं, इसलिए अदालत ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दिया। इस मामले में अदालत के फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत माना है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला पीड़ित परिवार की एक महत्वपूर्ण जीत है, जिन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट पता चलता है कि न्यायपालिका ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोपियों के खिलाफ आरोपों को वापस लेने की मांग की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिले या न्याय हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक 2020 के बीडीओ एलएलपी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है कार्रवाई पर लागू होती है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने अपने फैसले में कहा कि आरबीआई के 2024 के मास्टर डायरेक्शंस के अनुसार फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक है। इस मामले में ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता नहीं थी, इसलिए ये रिपोर्ट वैध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक खुद कानून और आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। न्यायाधीश ने कहा कि बैंकों ने अपनी कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है और यह कार्रवाई समय पर नहीं की गई है। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में कहा था कि बीडीओ एलएलपी एक अकाउंटिंग कंसल्टेंट्स फर्म है, न कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता नहीं थी, इसलिए रिपोर्ट अवैध है। बैंकों ने अपने जवाब में कहा था कि यदि अनिल अंबानी ने कई दौर की बातचीत और व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया था और उन्होंने कभी भी वीडियो एलएलपी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि कोर्ट ने बैंकों की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आरबीआई के 2024 के मास्टर डायरेक्शंस के अनुसार फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कोर्ट बैंकों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सख्त निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि वे कानून और आरबीआई के निर्देशों का पालन करें। फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड या पीपीएल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। पीपीएल का आरोप है कि शो के निर्माता बिना लाइसेंस प्राप्त किए शो में संगीत का उपयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पीपीएल के वकील ने तर्क दिया कि शो में संगीत का अवैध उपयोग पीपीएल के व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। पीपीएल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि शो के निर्माता नियमित रूप से शो में संगीत का उपयोग करते हैं और इसके लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि शो के 3 सीजन पहले ही प्रसारित हो चुके हैं और चौथे सीजन की शूटिंग चल रही है। पीपीएल ने शो के निर्माताओं को शो में संगीत का उपयोग करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की मांग की है। इसके अलावा पीपीएल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह शो के निर्माताओं के पास से अवैध रूप से उपयोग किए गए संगीत वाले सभी डिवाइस और मीडिया को जब्त करने के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त करे। यह मामला संगीत उद्योग में कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे पर प्रकाश डालता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की भूमिका को रेखांकित करता है कि निर्माता संगीत का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जरूरी दस्तावेजों की कमी थी और यह अस्पष्टता पर आधारित है। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिका अधूरी, अस्पष्ट और बिना सबूत वाले दावों पर टिकी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ना तो विशिष्ट ट्रांसफर आदेश पेश किया और ना ही उन्हें चुनौती दी है, जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के बाहर हिरासत में हैं। याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर के सभी अंडर ट्रायल कैदियों को तुरंत वापस भेजने और ट्रांसफर करने के निर्देश मांगने के लिए याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में बंद है। याचिकाकर्ता ने न्यूनतम साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकातें, बिना किसी रोक-टोक के वकील मुफक्किल की बैठकें और एक निगरानी समिति का गठन जैसे कई अन्य निर्देश भी मांगे थे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर जरूरी दस्तावेजों को पेश नहीं किया और याचिका को राजनीतिक मकसद के साथ दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका को पक्षपातपूर्ण या राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विचाराधीन कैदियों के लिए प्रभावी न्यायिक उपायों और संस्थागत कानूनी सहायता तंत्र उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया कि कैसे विचाराधीन कैदी अपनी हिरासत या ट्रांसफर के संबंध में शिकायतें नहीं कर सकते हैं। लोकस स्टैंडी के सवाल पर कोर्ट ने कहा, जहां कथित रूप से प्रभावित व्यक्तियों ने खुद कोर्ट से संपर्क नहीं किया, वहां कोई तीसरा पक्ष राजनीतिक नेता पीआईएल के माध्यम से उनके प्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभा सकता। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक मकसद के साथ दायर की गई थी। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.